आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान नज़र से हमें इन मुक़द्दस सातों में अल्लाह पाक से ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे, हमें हक़ के साथ खड़े होने वाला बना दे। हमारा प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम हक़ सिर्फ़ उसको समझते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। जो दूसरे का हक़ होता है वो हम देना नहीं चाहते, और जो हम खुद लेना चाहते हैं उसको हम हक़ समझ रहे होते हैं। यहीं से बिगाड़ पैदा होता है। नाज़रीन कराम, आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी उसमें हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कानून किरायादारी के हवाले से है कि एक शख्स जो है उसने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली, और प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, उसमें जो टेनेंट बैठा हुआ था, जो किराएदार बैठा हुआ था, उस पे उसने कहा कि जनाब किराया अपना अदा करें, बढ़ा दिया किराया, इन्हेंस कर दिया। उसके ख़िलाफ़ ये लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कि इसने किराया क्यों बढ़ाया। अब देख लें, कुरान मजीद सबसे बड़ा कोड ऑफ लाइफ हमारे पास है। उस कुरान मजीद के होते हुए भी हम हक सच की बात नहीं करते। जब कुरान और सुन्नत को छोड़कर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और किसी का हक मारने के लिए जब हम झूठी लिटिगेशन में आते हैं, तो फिर टाइम ही ज़ाया होना है, पैसा भी ज़ाया होना है, और ईमान भी जो है वो फिर हाथ से निकल जाना है। नाज़रीन कराम, जो हमारे सामने इस वक्त जजमेंट है 1278 के बटा 2023 आले जावेद जैदी वर्सेस हबीबुल्लाह एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट। मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी, मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, मिस्टर जस्टिस इरफान सादत खान, इन तीन जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। फैसला लिखा है मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब ने। हबीबुल्लाह जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये सिविल पिटीशन है, उसमें वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है। हबीबुल्लाह ने जनाब जगह खरीद ली, बीइंग ए न्यू लैंड ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस, वो ऑलरेडी रेंटेड प्रेमिसेस था, यानी कि वो पहले से ही किराए में दिया हुआ था। हबीबुल्लाह ने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो ऑलरेडी किराए पे दी हुई थी, कमर्शियल जगह थी। उसने एक दरख्वास्त दी आले जावेद जैदी, जो कि petitioner है इसमें, और वो ज़ाहिर टेनेंट है, कि फेयर रेंट फिक्स किया जाए। तो सेक्शन 8 सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के मुताबिक कहा गया कि इसे फेयर रेंट किया जाए। इसको अलाउ कर दिया रेंट कंट्रोलर साहब ने, और रेंट बढ़ा दिया। अब जाहिर है उसने उतना रेंट नहीं बढ़ाया होगा, तो दोनों पार्टीज, एक ने इसलिए चली गई अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज के पास के रेंट कम बढ़ाया गया, एक इसलिए चली गई कि रेंट क्यों बढ़ाया गया।
तो द पिटिशनर challenged the said judgment in appeal before the High Court through a constitutional petition. तो आले जावेद जो टेनेंट था उसने उस फैसले को जो डिस्ट्रिक्ट जज ने किया उसको क्या किया, हाई कोर्ट में कर दिया। हाई कोर्ट ने टेनेंट की एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी, डिसमिस कर दी, खारिज कर दी। ये सूरत हाल बनी। ये है फैक्ट्स इस केस के। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि क्या इंस्टीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर फेयर रेंट बाय अ न्यू ओनर ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस कैन बी डीम्ड टू बी अ सफिशिएंट इंटीमेशन टू द पिटिशनर रिगार्डिंग चेंज ऑफ ओनरशिप एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। यानी कि अगर रेंटेड प्रेमिसेस, ऑनर ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस अदालत में रेंट कंट्रोलर के पास ये एप्लीकेशन देते हैं कि जनाब मैंने ये जगह ख़रीदी हुई है, इसको मैं कह रहा हूँ कि किराया बढ़ाए, ये नहीं बढ़ा रहा है, तो आप फेयर रेंट बना दें जितना काबिल अमल है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या इसका मतलब यही लिया जाएगा कि उसको इतला हो गया कि ऑनर चेंज हो गया या नहीं हो गया। नया ऑनर जब एप्लीकेशन रेंट ट्रिब्यूनल में देता है कि किराया बढ़ाया जाए तो क्या इसका मतलब यही लिया जाएगा कि इट इज़ अ सफिशिएंट फॉर टेनेंट कि जनाब उसको इंटीमेट हो गया कि नया मालिक आ गया है। अब इसका कहते हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर फेयर रेंट बाय a new owner of a rented premises can be deemed to be a sufficient intimation to the petitioner regarding change of ownership as required under section 18 of rented premises ordinance 1970। वहाँ पे जो कानून चल रहा है, कानून सारे एक जैसे ही हैं तकरीबन, बस उनके नामों का फ़र्क है, सन का फ़र्क है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब जब उसने एप्लीकेशन दे दी तो उसका मतलब यही हुआ कि ये उसे इतला तो मिल गई ना टेनेंट को कि जनाब ये एप्लीकेशन आई है कि जनाब फेयर रेंट दिया जाए, तो उसका मतलब यही है ना कि नया मालिक आ गया। इट इज़ अ सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ दैट इवन इंस्टीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इवेक्शन वुड बी डीम्ड टू बी द सब्सटेंशियल कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द SRPO 1979। उनका ये सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि एप्लीकेशन आप अगर दें कि इससे बिल्डिंग खाली करवाई जाए, जगह खाली कराई जाए, तो उसका मतलब यही होगा कि ये सेक्शन 18 जो रेंटेड प्रेमिसेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। इन द सेम वेन इसी तरह the institution of application for fair rent by respondent number 1 can be deemed to be a sufficient intimation to the petitioner regarding change of ownership in respect of subject tenement। मगर इसी तरह जब उसने फेयर रेंट के लिए एप्लीकेशन रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 ने दी रेंट ट्रिब्यूनल में, तो उसका मतलब यही होगा कि उसने अपना हक अदा कर दिया और उसे ऑफिशियली पता चल गया कि ऑनर चेंज हो चुका है। नाज़रीन इकराम, इसमें इस केस में जो दूसरा पहलू था वो ये था कि वेदर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट ऑफ प्रेमिसेस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 इट इज नेसेसरी दैट ऑल 4 फैक्टर मस्ट कोएग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी केस सीकिंग फिक्सेशन ऑफ फेयर रेंट। जनाब 1979 का जो रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस है उसके तहत जब फेयर रेंट डिटरमिन करना है तो क्या उसके लिए जो 4 फैक्टर हैं उनका वजूद उनका मौजूद होना ज़रूरी है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट ऑफ द प्रेमिसेस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 it is settled principle of law that it is not necessary that all these 4 factors must coexist, rather 1 or 2 grounds are sufficient। तो जनाब 1 या 2 ग्राउंड्स भी हों तो ये सफिशेंट है। नाज़रीन इकराम, रेंट के मामलात देखें ना,
कितने हम मोमन हैं कि किसी से बिल्डिंग किराए पे ले ली और उसको या तो किराया नहीं देते, या टाइम पे किराया नहीं देते, या उसका इस्तेसाल करते हैं, किराया मसाइल पैदा करते हैं, उसकी बिल्डिंग खाली नहीं करते। थ्रू द ब्रीफ फैक्ट्स गिविंग रेज टू द present petition are that petitioner entered into a tenancy agreement in 1974। जो इस वक्त टेनेंट है ना, जो किराएदार है, उसने 1974 में एक किरायानामा जो था मुसम्मात रुबीना रहीम के साथ किया, जो कि साबका लैंड लेडी है। ग्राउंड फ्लोर उसने लिया एक बिल्डिंग का, जो कि ऑन 3 कमर्शियल प्लॉट नंबर 943C, 944C एंड 945C। एनी हाउ जी, PECHS कराची में थी ये जगह। उस वक्त इसका किराया था 3700 रुपये माहाना, 74 की बात हो रही है। सिंस देन द पिटिशनर वॉज इन द पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट टेनमेंट एंड कैरिंग ऑल हिज बिजनेस। उस वक्त से वो किराएदार बैठा हुआ था और अपना बिजनेस कर रहा था। हबीबुल्ला जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, उसने ये जो है थ्रू सेल रजिस्टर्ड डीड 23/9/2016 को वो बिल्डिंग खरीद ली। अब रिस्पोंडेंट का ये क्लेम है डेट अंडर हिज इंस्ट्रक्शन नोटिस अंडर सेक्शन 18 ऑफ सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 was issued to the tenants of the property where the subject tenement is situated in order to intimate the change of ownership with request to pay rent to respondent number 1। रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो मालिक है, उसका कहना था कि उसके इंस्ट्रक्शन पर सेक्शन 18 के तहत उसे नोटिस इशू किया गया मुलाजम को कि वो किराया अब मुझे अदा किया करे क्योंकि मैं मालिक हूँ। On perusal of the record, it reflects that the petitioner tendered the rent amount void pay order number this dated to previous lady। उसने previous landlady को किराया अदा कर दिया, which she returned to the petitioner along with the covering letter dated 31/12/2016 stated therein that the subject tenement has already been sold to respondent number 1 and directed the petitioner to tender the rental amount of the subject tenement to respondent number 1। उसका तूने कहा जनाब आपने किराया मुझे क्यों दिया, मैं इसे बेच चुकी हूँ और अब आपने इसको ही किराया देना है हबीबुल्लाह वगैरह को। डिस्पाइट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज को चेंज ऑफ द ओनरशिप ऑफ द सब्जेक्ट टेनमेंट इन द नेम of respondent number 1, the petitioner intentionally and willfully continued to deposit the rent amount of the subject tenement in the court of learner rent controller void MRC number 39 of 2। उसे पता था कि मालिक कोई और है, फिर भी वो रेंट कंट्रोलर के पास किराया जमा कराता रहा जानबूझ कर। रिस्पोंडेंट नंबर 1 फाइल्ड एन एप्लीकेशन डेटेड 11/4/2017 अगेंस्ट द पिटिशनर फॉर फिक्सेशन ऑफ फेयर रेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द SRPO 1979 के कानून के तहत, सेक्शन 8 के तहत उसने एक दरख्वास्त दी रेंट कंट्रोलर को कि जनाब किराया जो है वो फिर किराया दुरुस्त किराया लगाया जाए, ये किराया दुरुस्त नहीं है, कम है। डेट वॉज ड्यूली कंटेस्टेड बाय द पिटिशनर। किराएदार ने इसको कंटेस्ट किया। द सेड एप्लीकेशन वॉज अलाउड वाइड जजमेंट डेटेड 12/3/2018 एंड द लर्नड रेंट कंट्रोलर इनहेंस द अमाउंट ऑफ रेंट फ्रॉम 3700 टू 4,25,250। अब देखो वो 3700 ही दे रहा था किराया, तो उसको तो तकलीफ हुई होगी। 1974 में बैठा हुआ 3700 पे, और अब जनाब 2016 में वो बिक गई है। 74 और 16 देखें कितना बनता है, 74, 680, 26 और 36-37 साल 3700 पे बैठा थे, वो तो अपने आप को मालिक समझता होएगा। उसे तकलीफ थी, अदालत ने कहा जी इसका किराया 4,25,250 होना चाहिए, तो वो तो फिर जाएगा, सारी अदालतों में जाएगा, टाइम ज़ाया करेगा। और रेट लगा लिया 1.50 पर स्क्वायर फुट। अब
दोनों बोथ द पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट दोनों इस फैसले से नाखुश थे और उन्होंने अपील कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। बोथ द अपील वर कंसोलिडेटेड एंड डिसाइडेड बाय द लर्नर डिस्ट्रिक्ट जज। उन्होंने दोनों अपीलों को इकट्ठा कर लिया और कॉमन जजमेंट एक दी 31/10/2019 को। देयर बाय द अमाउंट ऑफ फेयर रेंट वाज मॉडिफाइड एंड रिड्यूस फ्राम ₹4,25,250 से ₹2,23,500 कर दिया गया किराया। उसका रेट ₹100 पर स्क्वायर लगा दिया। द जजमेंट पास बाय लर्नर डिस्ट्रिक्ट जज वाज चैलेंज बाय द पिटिशनर बिफोर द हाई कोर्ट। यहाँ पर रिस्पोंडेंट नहीं फिर आया, उन्होंने कहा चलो 100 हो गया, ₹100 पर स्क्वायर हो गया किराया, अद्धा 4,25,000 तो 2,83 आ गया, ठीक है चलो। उसने चैलेंज नहीं किया, लेकिन पिटिशनर जो मालिक था उसने चैलेंज कर दिया, जनाब ये कम है, हाई कोर्ट में चला गया। लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी पिटिशन 30/8/2023 को डिसमिस कर दी। मैं कहा जनाब नहीं, बस जो लगा दिया है किराया दो कम हो गया हुआ है, ठीक है, 2,83 चलेगा, नहीं बढ़ाना हमने। द पिटिशनर अपीयरिंग इन पर्सन कंटेंट्स दैट द इम्प्यूइंग ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट सफर फ्रॉम इलेगलिटी एंड इज परवर्स इन लॉ। वो खुद पेश हुआ है जी, वकील को नहीं किया, खुद आ गया इन पर्सन। उसको तो बड़ा तकलीफ होगी कि मैं तो ₹3700 के साथ 40-50 साल से वहाँ बैठा हुआ था मैं, और अब खाली करनी पड़ गई है। खाली करेगा ना, 3700 के बाद अगर उससे फौरन 3 लाख किराया मांगा जाएगा तो उसकी तो तकलीफ उसको होनी है। इन पर्सन पेश हुआ जी सुप्रीम कोर्ट में, खुद, कोई वकील नहीं किया, और कहा कि जनाब ये जो हाई कोर्ट का फैसला ये है ना, ये दुरुस्त नहीं है। उसने मजीद कहा कि उसे कोई इतला ही नहीं दी गई कि ऑनरशिप चेंज हो गई है। लो, अदालत कहती है जी हमने पिटिशनर को सुना और जो मटेरियल था अवेलेबल उसको भी देखा, रिकॉर्ड। तो जनाब ये रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि ये बिल्डिंग खरीदी गई 23/9/2016 को, लैंड लेडी ने इसको दे दी, और उसके रिकॉर्ड में पिटिशनर को ये बता दिया गया कि किराया तुमने अब उसको देना है। लेकिन पिटिशनर जो है वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और किराया असल मालिक को नहीं दिया, बल्कि कोर्ट में जमा कराना शुरू कर दिया। In case of change of ownership of the rented premises, the new owner landlord is duty bound under section 18 of SRPO to intimate the tenants above such change। उसे ये ड्यूटी बाउंड था कि वो बताता कि ऑनरशिप बदल गई है। मालिक ने ड्यूली कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स एज कंटेन्ड इन सेक्शन। मालिक ने ये बता दिया उसको कि मैं मालिक हूँ, उसने वो सेक्शन 18 की कंपाइलेशन कर दी। Petitioner has asserted throughout the proceeding for lower fora, निचले फोरमों पर पिटिशनर इस बात पर जोर देता रहा कि उसे नोटिस नहीं मिला कि मालिक चेंज हो गया। ताहम it transpires from the record that proper evidence was adduced at the trial stage, wherein it has been admitted by the petitioner in his cross examination that previous landlady refused to accept the amount of rent and also informed the petitioner via her letter dated 31/12/2016 to send the same to new landlord as she sold the property to respondent। ताहम वो अपने ट्रायल कोर्ट में जब एविडेंस हुए तो वो इस बात को उसने मान लिया था, हाँ जी, मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने माना शहादत के दौरान कि हाँ लैंडलॉर्डी ने मुझे, लैंडलेडी को मैंने जब किराया दिया तो उसने कहा कि मैं तो अब साबका हो चुकी हूँ, अब तुम असल मालिक को 2 किराया वापस कर दिया था। डिस्पाइट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, उसे ये नॉलेज हो चुका था कि ऑनरशिप बदल गई है, पिटिशनर ने जानबूझकर जो है वो रेंट असल मालिक रिस्पोंडेंट नंबर 1 को देने की बजाय उसे अदालत में पुरानी मालका के नाम पे जमा करवाता रहा। किसी वकील दे अड्डे चढ़ गया होना ना, भैड़े पासे लाता कि चल जुल्म का साथ दो। ऐसी वकालत नहीं होनी चाहिए, सच्चाई का साथ दें, फीस जितनी भी आपको मिलती है ना लें, सच्चे केस का साथ दें। जो झूठा है उसका केस मत लें। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं बोनाफाइड केस लूं, किसी 2 नंबर का साथ ना दें। ये जनाब उसका किरदार था।
It is settled proposition of law that even institution of application for eviction would be deemed to be substantial compliance of provision of section 18 of the SPR। और का जनाब ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जब आप एप्लीकेशन दें इवेक्शन की, तब भी वो यही समझा जाएगा कि उसके नॉलेज में आ गई है। द रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ द इजेक्टमेंट पिटीशन एंड नॉलेज गेन्ड देयर बाय वुड कॉन्स्टिट्यूट ड्यू नोटिस एंड इट विल हैव टू बी ट्रीटेड एज अ सब्सटेंशियल कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 13A ऑफ ऑर्डिनेंस। तो ये उसको इतला तो हो चुकी हुई थी, सारा कुछ हो गया हुआ था। The judgment passed by learned rent controller, the appellate court and the high court are well reasoned and based on proper appreciation of all factors, either factual or legal, neither any misreading and non-reading nor any infirmity or illegality has been noticed on the record which would make a basis to take a new view other than the high court. The petitioner has failed to make out a case for interference. Consequently, this petition being devoid of merit is hereby dismissed, leave is refused। अब यहाँ पर सिर्फ पटिशनर ही आया, वो पेश ही नहीं हुआ मालक जो है। वो भी कहता है मैं चंगी बिल्डिंग ਲਈ है, फीसा दे रहे हैं, अदालतों के खर्चे दे रहे हैं, वकीलों दी फीसा दे रहे हैं, वो नहीं आया उसमें। यही आया, वो भी इन पर्सन पेश हुआ है। अदालत ने कहा नहीं, जो फैसला हुआ है अब तक, जिसे हाई कोर्ट ने रखा है, जितना वो किराया वो कह रहा है 2,25,000 मेरा सो दो, और उसकी बात उसने नहीं मानी कि भाई तुम्हें पता चल चुका था कि मालक बदल गया है। अब आप कबूतर को क्या आंखें बंद कर ले बिल्ली को देख, तो ये तो नहीं ना जी आगे बिल्ली नहीं बैठी, तो बिल्ली तो बैठी हुई है। नाज़रीन इकराम, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी बसात, अपनी हिम्मत और जितना मैं गेट करता हूँ चीज़ें, नॉलेज, वो आप तक बग़ैर लगी लिपटी पेश करता रहूँ। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अशरफ आसमी एडवोकेट को लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।